नमस्कार दोस्तों, आज फिर मौजूद हैं हम एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। जम्मुन शेख अलगू चौधरी में एक गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जम्मुन शेख जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते थे तो जम्मुन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाना पाने का व्यवहार था, न धर्म का नाता था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जम्मुन के पूज्य पिताजी जुमारात्रि उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती है, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। यदि अलगू पर जुमारात्रि शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्या में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही नहीं है तो कैसे आती। मगर जुमारात्रि शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आस पास के गांव में जम्मुन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे या बेनामे पर कचहरी की मुहर्रिर में कदम न उठा सके। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अलगू का मान उनके धन के कारण था, जो जम्मुन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जम्मुन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जम्मुन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी थी। जम्मुन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों को कुछ तेज तीखे सलाहन भी देती थी। जम्मुन से एक भी निठुर हो गए। अब बेचारी खैला जान नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जम्मुन से शिकायत की। जम्मुन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जम्मुन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना पाना खुद बना लिया करूँगी। जम्मू ने घृष्टा के साथ उत्तर दिया, रुपए का क्या यहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी क्या नहीं। जम्मू ने गंभीर स्वर से एक जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जम्मू हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोले,
खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी। जम्मुन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जम्मुन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तम्बाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठ जब पंचायत में कोई आ जाता था तब तवे हुए सलाम से उनका स्वागत करते। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़िया की कलर युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जम्मुन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मचा रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जम्मुन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जम्मुन ने मुझे तो हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँगी। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। जम्मुन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्या एक बेबस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असमियों को जम्मुन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जम्मुन मियाँ किस पंच बदलते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जम्मुन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जम्मुन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उस बंदे में मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जम्मुन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला जान जम्मू के इरादे को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जम्मुन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू है। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जम्मुन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जम्मुन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जम्मुन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जम्मुन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरे ही है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। शांतचित होकर बोले, पंचों
3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें तो हयात काना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी है। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उसमें इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बे नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे वो करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जम्मुन से जिरह शुरू की। एक एक पर्शन जम्मुन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए। जम्मुन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अब यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी। जम्मुन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जम्मुन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जम्मुन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जम्मुन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे। इस समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहेंगे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधि दुष्कर्म की ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति प्रणयनता को प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह दोस्ती, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जम्मुन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आओ भगत ज़्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जम्मुन के चिंतन में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जम्मुन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल जाएगा। पिछले साल अलगू चौधरी बेटसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोले लाए थे। बेल पछाई जाति की सुंदर, बड़े बड़े सींगों वाली थी। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। देवयोग से जम्मुन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जम्मुन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा ने एक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जम्मुन ने बैल को विष दिला दिया। चौधराइन ने भी जम्मुन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जम्मुन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियां ने शब्द बाहुमूल्य की नदी बहा दी। व्यंग्यता, वौक्तिकता, अनयोक्तिता और उपमा और आदि अलंकारों में बातें हुई। जम्मुन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोंटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला।
निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साऊ थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में भटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ा, बाल बोरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी। घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रंग देने। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया कि फिर जोत लिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैल राम छठे छाए महा कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैल राम का रातिब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल, भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पहुँचता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह 8 पैर की खई खपत। महीने भर ही में वह पिस्सा गया। इक्के का यह जुआ देखते ही उसका लूह सूख जाता था। एक एक पग चलता, दूर भरता, हड्डियाँ निकल आई थी। वह पानीदार मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े पटकाने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला गया। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूँ, पर साहू जी को जल्द पहुँचने की फिक्र थी। उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दय से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लाया, पर अब की बात शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नतनों में लकड़ी डूस दी, पर कहीं मर तक भी उठ सकता था। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया। सोचने लगे कि गाड़ी कैसे कर पहुँचा। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंखों की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता। कोई नज़र न आया। आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, "ऐ भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा, अब गाड़ी कौन खींचे।" इस तरह साहू जी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। वे छोड़ कर भी नहीं जा सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही वही रत जगह करने की ठान लगी। चिलम पी गया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहजी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर फो फटकते ही जो नींद टूटी, कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर उधर उधर देखा, कहीं कनस्तर तेल भी नंदरात। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। रोते बिलखते घर पहुँचे। साहू आइन ने जब यह बुरी सुनवाई सुनी, तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गाली देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलछनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और साहूआन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लूट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल, गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा ही समझ लिया। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर मैं भी एकत्रित हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए।
अब साहू आइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहू आइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कोए पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई अस्तित्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक में रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी सुख मंडली में वह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें वसुरोवित कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं है। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जम्मुन शेख। जम्मुन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं होगा? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। उसने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारे विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी दुष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्गीय, कितनी विचारशील, कितनी न्यायप्राण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर कितने चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़ी ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चिंतन उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसे शांत चिंत हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जम्मुन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारियों का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश, और देववाणी में मेरे मनोविकार का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। उसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जम्मुन शेख ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को जो उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसे समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया, उसके दाने चारे का कोई प्रबंध न था। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, उससे दंड लेना चाहिए। जम्मुन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जम्मुन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जम्मुन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया
जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया। पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।